नमस्कार, आप देख रहे हैं खास मुलाकात और आज सुबह हम निकले हैं पटना के एक जिम में और हमारे साथ हैं चिराग पासवान जो कि कैंपेनिंग तो करते हैं लेकिन बीच में वक्त निकाल लेते हैं। चिराग, बॉडी पर ख्याल रखने का थोड़ा सा फिटनेस पे ध्यान देता हूँ जब भी टाइम मिलता है। पटना में वैसे थोड़ा कम समय मिलता है, दिल्ली में रहता हूँ तो रेगुलर जिमिंग करता हूँ, बट पटना जब आता हूँ तो जब भी टाइम मिलता है तो उस वक्त जरूर वर्कआउट करता हूँ। तो इससे पहले आप बॉलीवुड में भी रहे, फिल्म की एक्टिंग आपको ज्यादा पसंद है या पॉलिटिक्स में रहना? आई थिंक पॉलिटिक्स एब्सोल्यूट कंफर्ट जोन है, एब्सोल्यूट कंफर्ट जोन। जब मूवीज में था कहीं ना कहीं अपने आप को अडेप्ट करने के लिए, अपने आप को उस एनवायरनमेंट के साथ सेट करने के लिए एक मेहनत करनी पड़ती थी। पॉलिटिक्स बचपन से देखा है, राजनीतिक परिवार में पला बड़ा हूँ तो बहुत ही नेचुरली आती है, समझ में आती है। कंफर्ट जोन है, लगता नहीं कि काम कर रहा हूँ, लगता है एंजॉय कर रहा हूँ। अच्छा, पॉलिटिशियन के लिए हेल्थ कॉन्शियस होना आपके हिसाब से कितना जरूरी है? क्योंकि ज्यादातर पॉलिटिशियंस को हम देखते हैं उल्टा पुल्टा खाना खाते हैं, गलत टाइम पे खाना खाते हैं, खाने का वक्त नहीं मिलता। आपके लिए भी ऐसा ही है? हाँ, थोड़ा आगे पीछे जरूर होता है, बट आई थिंक नॉट ओनली फॉर पॉलिटिशियंस, हर व्यक्ति के लिए हेल्थ कॉन्शियस होना जरूरी है। आज की तारीख में जब आपका लाइफस्टाइल इतना ज्यादा आगे पीछे होता है तो जरूरी है कि दिन का आप 1 घंटा कम से कम अपने शरीर को दें। हम अमेरिका में देखते हैं, ब्रिटेन में, ऑस्ट्रेलिया में जो पॉलिटिशियंस हैं अपनी फिटनेस का बहुत ख्याल रखते हैं। ओबामा खुद, उससे पहले जॉर्ज बुश, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर। इंडिया में इससे पहले इतना है नहीं। आपको लगता है वो ट्रेंड चेंज होगा? अगर मैं इस ट्रेंड का पायनियर बन सकूं, इसकी शुरुआत कर सकूं, मैं जिससे भी मिलता हूं मैं जरूर उनको मोटिवेट करता हूं कि आपको कम से कम दिन का 1 घंटा अपने वर्कआउट के लिए देना चाहिए, अपने शरीर के लिए देना चाहिए। तो आई थिंक कहीं ना कहीं अपील कर रहा है लोगों को, अपने आसपास वालों को मैं देखता हूँ कि अब थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस। आपके हिसाब से ट्रेंड चेंज हो रहा है? आपकी देखा देखी लोग जिम में पहुंच जाते होंगे, आपकी पार्टी वाले आपको इम्प्रेस करने के लिए। इम्प्रेस करने के लिए नहीं, बट हाँ कहीं ना कहीं यकीन रखते हैं कि जो कह रहा हूँ मैं सही कह रहा हूँ। अच्छा, आप पार्लियामेंट को भी देखते हैं, नेशनल पॉलिटिक्स को भी देखते हैं, आपके हिसाब से कौन है इंडिया के ज्यादा फिट पॉलिटिशियंस? आई थिंक आई फाइंड माय फादर वेरी फिट। अच्छा, रोज रेगुलर 1 घंटे का वो योगा करते हैं एवरी डे, एंड आई थिंक उनकी उम्र के हिसाब से ही इज वेरी फिट, वेरी एक्टिव, वेरी एनर्जाइज्ड, वेरी चार्ज्ड अप थ्रू आउट। इंडिया में योगा बहुत पॉपुलर है। क्या पॉलिटिशियंस थोड़े लेजी हैं, फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करना चाहते इसलिए करते हैं, या आपको लगता है कि वाकई में योगा लोकप्रिय है इसलिए लोग उसको पसंद करते हैं? नहीं, आई थिंक योगा इज गुड एक्चुअली। मैं खुद बहुत ज्यादा नहीं करता हूँ, मैं खुद वेट ट्रेनिंग में ज्यादा रहता हूँ, बट जब भी मैं योगा करता हूँ आई थिंक बहुत फ्लेक्सिबिलिटी देता है आपको, ज्यादा आपको एनर्जाइज करता है योगा इज गुड एक्चुअली। चलिए, वार्म अप तो हम लोग हो गए, आइए थोड़ी साइकिलिंग करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा चिराग, इस इलेक्शन की बात करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 2 बड़ी रैलीज कैंसिल कर दी हैं। विपक्ष इसका मतलब निकाल रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी को, एनडीए को एहसास हो गया कि चुनाव में जो पहले उम्मीद थी अब हकीकत वैसी नहीं है, इसलिए ये कैंसिल हो रही है। नहीं, देखिए बिल्कुल भी नहीं। प्रधानमंत्री जी का एक अपना चार्म है, उनका अपना करिश्मा। अगर आप पीएम साहब की अगर आप रैलीज देखें, जितनी बड़ी बड़ी उनकी रैलीज होती हैं, जितनी बड़ी बड़ी उनकी सभाएं होती हैं, तो डेफिनेटली लोग उनको देखना चाहते हैं, उनको सुनना चाहते हैं। अगर ये रैलीज कैंसिल हुई हैं तो डेफिनेटली पीएम साहब की व्यस्तता है, पूरा देश भर का कार्यभार उनके ऊपर है, तो डेफिनेटली उनकी भी क्योंकि आप भी चुनावों को अब देख चुके हैं, चुनावों के मौसम में रैली के कैंसिल होने का मतलब अमूमन यही होता है कि नेता को समझ में आ गया कि गंगा उल्टी बह रही। गंगा उल्टी नहीं बह रही, इसका एक दूसरा मतलब भी हो सकता है कि क्योंकि हम लोग इतना अच्छा परफॉर्म करने वाले, इतना अच्छा हम लोग का प्रदर्शन होने वाला है कि जरूरत नहीं है हमें एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की। ये बताएं कि मोहन भागवत ने इस दफा गोरखपुर में एक बार फिर से कहा कि आरक्षण की नीति को रीअसेस करने की जरूरत है कि कामयाब हो रही है कि नहीं। आपके पिताजी दलित आइकॉन रहे हैं, आप मानते हैं कि इस तरह के बयान से पहले और अब जब रिपीट कर दिया बड़ा एक नेगेटिव मैसेज गया है, बहुत फायदा हो रहा है लालू को? ये बिल्कुल भी नहीं। आरएसएस एक स्वतंत्र संगठन है, स्वतंत्र है पूर्णतः वो अपने संगठन के विचारों को, अपने संगठन की बातों को रखने के लिए। जहां तक रही बात हमारे गठबंधन की, जहां तक रही बात लोक जनशक्ति पार्टी की, खासतौर पर हमारी पार्टी की आइडियोलॉजी क्लियर है, हमारी पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन क्लियर है, और खासतौर पर आरक्षण की नीति को लेकर हम लोग बहुत स्पष्ट हैं कि जब तक देखिए SC STs OBCs को मिला हुआ ये एक संवैधानिक हक है, जब तक हम लोग का आर्थिक और सामाजिक उद्धार नहीं होता इस पर चर्चा का कोई सवाल ही नहीं। क्योंकि आप कह रहे हैं कि आरएसएस एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो तो है, लेकिन किस तरीके से आरएसएस के तार बीजेपी से जुड़े हुए हैं ये जग जाहिर है।
और उसको आजकल छुपाया भी नहीं जा भारतीय जनता सकता। पार्टी ने- मिनिस्टर जाके अपनी रिपोर्ट कार्ड संघ के नेताओं के सामने पेश कर रही है, ये सब हकीकत है। पर भारतीय जनता पार्टी ने खुद उस दिन, जिस दिन पहली बार ये बयान आया था, रविशंकर प्रसाद जी ने खुद उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर और अमित शाह जी ने खुद भारतीय जनता पार्टी की नीति आरक्षण को लेकर स्पष्ट कर दिया कि इस पर कोई चर्चा का प्रश्न ही नहीं उठता। नहीं तो इसका अब दूसरा मतलब लोग निकाल रहे हैं कि एक तो पहली दफा भागवत जी ने कहा, पीएम ने खुद मुंबई में जाके उसको कैंसिल किया, लेकिन अब दूसरी दफा उन्होंने कह दिया। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि अनबन तो नहीं हो गई आरएसएस और मोदी जी के बीच में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है। एज एन अलाय मेरा इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा, बट बहरहाल आरक्षण को लेकर जो नीति का सवाल है उस पर हमारा गठबंधन क्लियर है, स्पष्ट है। आप मानते हैं कि नुकसान हुआ? क्योंकि मैं लालू जी के साथ कैंपेन ट्रेल पे निकला, वहां पे हमने देखा कि बार बार हर रैली में मोहन भागवत का जिक्र हुआ, आरक्षण का जिक्र हुआ, और उनकी रैली में जो भीड़ आई उससे बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला उन्हें। इस मुद्दे पे लोग काफी डर गए हैं, पिछड़ी जातियां जो है। देखिए, बिल्कुल भी नहीं। पिछड़ी जातियां हों, एससी, एसटीज, ओबीसीज हों, उन सबका विश्वास हमारे संविधान पर है कम से कम, और संविधान जब हम लोग को ये हक देता है उसके बाद इस पर चर्चा का कोई विषय नहीं है। अच्छा, एक और चीज जो काफी घूमने से नजर आ रही है वो ये कि जो आपकी शुरुआत में उम्मीद थी कि सारे दलित महादलित मिलकर वोट देंगे, चूंकि पासवान भी हैं, माझी भी हैं, वो कहीं ना कहीं नहीं हो रहा है। खासतौर से जो रविदासी समाज है वो तो बहुत हद तक एनडीए के साथ आता नजर नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं ये अलग अलग दलित जातियों को साथ में लेने की जो कोशिश थी, क्या वो फेल हो गई? देखिए, मुझे लगता है जब परिणाम आएंगे तो ये सारे आकलन जो हैं अपने आप क्लियर हो जाएंगे। देखिए, मैं ओपिनियन पोल्स के सहारे अब मैंने चुनाव नहीं लड़ा, सर्वे पोल्स के सहारे मैंने चुनाव नहीं लड़ा। मेरी एक अपनी जनता को परखने की, जनता को जानने की एक अपनी सोच है, समझ है। उसके आधार पर मैं कहता हूं ये तमाम लोग हमारे साथ हैं, पूर्ण बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनने जा रही है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। चलिए, वार्म अप तो हम लोगों का हो गया, आइए थोड़े वेट्स करते हैं और चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। अच्छा चिराग, ये बताएं कि हमने कैंपेनिंग में देखा बीफ पॉलिटिक्स का काफी जिक्र हुआ। आपको लगता है कि ये एक इलेक्शंस को रिलीजियस लाइंस पे कॉमनलाइज करने की कोशिश है? देखिए, लालू जी, नीतीश जी कि हर चुनाव में उनकी कोशिश रहती है कि किसी भी तरीके से इस इलेक्शंस को जातीयता पर और सांप्रदायिकता पर इसको मोड़ा जाए, क्योंकि विकास के किए हुए कार्यों पे उनकी खुद की विश्वसनीयता का इतना अभाव है, उनको खुद ही यकीन नहीं है कि 25 साल में क्या गिनाए कि हम लोगों ने प्रदेश के लिए क्या किया। तो इसीलिए जब जब चुनाव आते हैं उनकी कोशिश यही रहती है कि वो इसको जातीयता पर लेके जाएं, सांप्रदायिकता पर लेके जाएं। तभी कभी वो रिजर्वेशन को मुद्दा बनाते हैं, तभी कभी वो बीफ को मुद्दा बनाते हैं। नीतीश जी कभी डीएनए को मुद्दा बनाते हैं, कभी भूमि अधिग्रहण बिल को मुद्दा बनाते हैं। विकास को मुद्दा बनाइए ना, गिनाइए कि आपने क्या क्या विकास किया। बीजेपी के नेता एक के बाद एक भड़काऊ बयान दे रहे हैं, आपको लग रहा है कि वो ठीक हुआ या उससे गलत मैसेज गया सोसाइटी में? देखिए, शुरुआत महागठबंधन के लोगों के द्वारा की गई थी, डेफिनेटली उसके काउंटर में कुछ जवाब आए, बट एनडीए का मुद्दा एकदम क्लियर है। हम लोग बिल्कुल भी विकास के एजेंडे से हम लोग कहीं भी भ्रमित नहीं हो रहे हैं, विकास ही हमारा एजेंडा है। आपको लग रहा है लालू जी ये कहकर कि हिंदू भी खाते हैं बीफ, थोड़ा फंस गए? देखिए, डेफिनेटली एक सेल्फ गोल तो उनका गया ही। कोई भी हिंदू समाज का व्यक्ति इस बात को मानने को तैयार नहीं होगा, और खासतौर पर जिस समाज से लालू जी खुद आते हैं, गौ पालक माना जाता है, अगर वो गौ पालकों पर अगर इस तरीके का अगर इल्जाम लगाते हैं तो कोई भी सभ्य समाज का व्यक्ति इसको नहीं मानेगा। अच्छा, इस वक्त एक बड़ी बहस छिड़ी हुई है चिराग। कई सारे लेखक जो हैं वो अपने अवार्ड्स लौटा रहे हैं, एक के बाद एक राइटर्स अपने अवार्ड्स लौटा रहे हैं। अरुण जेटली कहते हैं कि एक मैन्युफैक्चर्ड रिवोल्ट है, लेकिन लेखकों को लग रहा है कि इंडिया में कल्चरल इंटॉलरेंस बहुत बढ़ रही है। देखिए, जैसा मैंने कहा कि कहीं ना कहीं चीजों को ओवर हाइप किया जा रहा है। बिहार के इलेक्शंस हैं, हर किसी को लग रहा है कि ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव होने वाले हैं। मैं खुद व्यक्तिगत तौर पर मैं फेवर नहीं करता हूं कि समाज में कोई भी इस तरीके का सामाजिक हो, रिलीजियस हो, इल टॉलरेंस, लोगों में ये भावना नहीं आनी चाहिए। बट कहीं ना कहीं कुछ मुद्दों को ओवर हाइप किया जाता है, उनको ज्यादा लगता है इसमें हिपोक्रेसी है इन लेखकों की, क्योंकि इनमें से कुछ जैसे नयनतारा सहगल को अपना अवार्ड सिख दंगों के 2 साल के बाद मिला। आपको इसमें हिपोक्रेसी दिखती है? देखिए, हिपोक्रेसी नहीं है, बट कहीं ना कहीं अगर किसी व्यक्ति को किसी बात का दुख होता है, मेरा मानना है कि वार्तालाप, आप एक ऑनेस्ट कम्युनिकेशन अगर आप स्टैब्लिश करते हैं तो बड़ी से बड़ी समस्या का हल है। इतना बड़ा स्टेप उठाने से पहले आपकी नाराजगी मैं मानता हूं हो सकता है शायद जायज हो, बट अगर चर्चा की जाए, उस पर अगर बातचीत की जाए इतना बड़ा कदम उठाने से पहले, मैं समझता हूं वो बेहतर रहता। अच्छा, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एक बयान दिया जिसमें वो कहते हैं कि अगर मुसलमानों को बीफ खाना है
तो उन्हें हिंदुस्तान छोड़ देना चाहिए, कि हिंदुस्तान में मुसलमान रह तो सकते हैं लेकिन तब तक जब तक वो बीफ ना खाए। देखिए, मुझे लगता है ये हर व्यक्ति का और हर धर्म का अपना निर्णय होना चाहिए, किस धर्म में किस चीज की इजाजत है, किस व्यक्ति को क्या खाना है नहीं खाना है। आज की तारीख में राहुल, जब हम लोग बिहार में विधानसभा के चुनाव लड़ रहे हैं, मुझे लगता है हमारे प्रदेश से जुड़े हुए और बहुत महत्वपूर्ण ऐसे मुद्दे हैं। आज की तारीख में जब हमारा प्रदेश आजादी के 68 साल के बाद भी मूलभूत जरूरतों के अभाव से जूझ रहा हो, जो आपके और मेरे लिए लग्जरीज, जो आपके और मेरे लिए नेसेसिटीज होंगी, वो अभी भी गांव में आप जाके देखिए लोगों के लिए लग्जरीज हैं। सड़क, बिजली, पानी, अच्छे घर, अच्छे मकान, उनके लिए लग्जरीज हैं। तो जब हमारा प्रदेश इतने बड़े बड़े मुद्दों से जूझ रहा हो, मुझे नहीं लगता कि आज की तारीख में हमें अपना ध्यान किसी भी और विषय पर भटकाना चाहिए। आपको कभी लगता है ये किस तरह के दोस्त मिल गए हमें, कि मतलब ये सारे बीजेपी के नेता हैं, इस तरह की बातें कर देते हैं जिससे आपकी पार्टी, आपके पिताजी संतुष्ट नहीं है? नहीं, देखिए, जब तक बीजेपी की तरफ से कोई अधिकृत बयान इस पर नहीं, चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं, इससे ज्यादा अधिकृत क्या हो सकता है? देखिए, वो अपने प्रदेश के लिए वो स्वतंत्र हैं, वो अपने प्रदेश को लेकर उनकी क्या सोच है, क्या विचारधारा है, उसके लिए वो स्वतंत्र हैं। मैं आज की तारीख में जब बिहार से जुड़े हुए मुद्दों को उठा रहा हूँ, मेरा पूरा का पूरा ध्यान केंद्रित है बिहार के विकास को लेकर। अच्छा, चलिए हम फ्रीवेट्स की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कि बिहार का विकास करने का एनडीए का आखिरकार इरादा क्या है। अच्छा चिराग, ये बात करें, अगर हम बिहार में युवाओं की बात करें तो जितने भी यहाँ के यूथ हैं सबको बाहर जाके काम करना पड़ता है। आपकी सरकार अगर बनती है, आप लोग क्या करेंगे ताकि इतना जो बड़ा पलायन होता है यंग जनरेशन का, उनको बाहर जाके काम ना करना पड़े? देखिए, मेरी राजनीति में आने का सबसे बड़े कारणों में से एक ये रहा है। दिल्ली में रहा हूँ, मुंबई में मैंने काम किया है, मैंने खुद बहुत करीबी रूप से देखा है कि किस तरीके से बिहारी युवा दूसरे प्रदेशों में जाते हैं शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, और वहां जाकर उन्हें अपमानित किया जाता है, उन पर लाठियां बरसाई जाती हैं, उन्हें गालियां दी जाती हैं। मेरे लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय ये रहा है। मैंने आज तक कभी नहीं सुना कि कोई मुंबई का लड़का बिहार आता हो शिक्षा के लिए, या कोई दिल्ली का लड़का बिहार आता हो रोजगार के लिए। सिर्फ हम बिहारियों को ही दूसरे प्रदेश जाना पड़ता है, शिक्षा के लिए हो, रोजगार के लिए हो। तो कहीं ना कहीं मेरे लिए चिंता का विषय रहा, इसीलिए इस बार मैंने अपने मैनिफेस्टो में मैंने विशेष तौर पर यह कहा है। अच्छा, हम खासतौर से अगर महिलाओं की बात करें तो हम लोग अभी यहाँ पटना के वुमेन्स कॉलेज में थे, वहां पर मेरी लड़कियों से बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि हम बड़े शर्मसार हुए जब ये तस्वीरें बाहर आई कि किस तरीके से बिहार में चीटिंग होती है। जब हम बाहर जाते हैं, पटना के बाहर, बिहार के बाहर, तो लोग मजाक उड़ाते हैं कि अच्छा तुम बिहारी हो, तो इस तरीके से शक की निगाह से देखते हैं कि यार चीटिंग करके आया होगा। तो इस छवि को कैसे बदला जाएगा? देखिए, बिहार का एक बहुत ही ग्लोरीफाइड इतिहास रहा है। बिहार जहां पर नालंदा यूनिवर्सिटी रही है, तक्षशिला का हम लोगों ने जिक्र किया है, उसके बाद अगर बिहारी इस तरीके की छवि बाहर जाती है तो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि इतने सालों तक जो सरकारें सत्ता में रही, जो मुख्यमंत्री यहाँ सत्ता में रहे, कहीं ना कहीं उन्होंने हमारी शिक्षा के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। इससे बड़े आश्चर्य की बात क्या होगी कि जब हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, उनके दोनों सुपुत्र ही मेरे छोटे भाई, जब वो उन्हीं को ही नहीं पढ़ा लिखा पाए तो वो प्रदेश भर के मेरे और लाखों युवा भाइयों को पढ़ाने की जिम्मेदारी लेना चाहते, तो कहीं ना कहीं तेजस्वी और आप में कंपटीशन रहता है कि युवा चेहरा बिहार का कौन? नहीं, कोई कंपटीशन नहीं है। मेरा छोटा भाई है, जो करे ईमानदारी से करे, प्रदेश के हित में करे। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं उसके साथ। नहीं, क्योंकि वो भी बाहर निकले, दिल्ली डेयरडेविल्स के लिए उन्होंने खेला, आप मुंबई गए, वहां पे आपने थोड़ा नाम कमाया, आप फिर आप वापस आए। स्पर्धा देखते हैं जिस तरीके से स्पर्धा पिछले जनरेशन पासवान, लालू, नीतीश में रही, उस तरीके की अगली जनरेशन की स्पर्धा? आई थिंक हेल्दी कॉम्पिटिशन इज ऑलवेज गुड, अगर हेल्दी हो तब। व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप नहीं होने चाहिए। वो भी अच्छा बोलते हैं, लोगों को एनर्जाइज करते हैं, मतलब कई सारी सिमिलैरिटीज। इसलिए मैंने कहा कि ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरे लिए तो मेरे दोनों छोटे भाई हैं। अब उम्र को लेकर मैं कंफ्यूज हूँ कि मेरा सबसे छोटा भाई कौन सा है, बट बहरहाल मेरे लिए तो दोनों छोटे भाई हैं। ढेर सारी शुभकामनाएं, दोनों के लिए राजनीतिक करियर की शुरुआत कर रहे हैं, अच्छा करें, यही उम्मीद करता हूँ। चलिए चिराग, आप जुड़े हमारे साथ, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर रोज हम धक्के खाने किसी के साथ कैंपेन ट्रेल पर निकल चलते थे, यहाँ पे थोड़ी एक्सरसाइज भी हो गई और आपसे बातचीत हुई। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।